अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले में मुलजिम शिवसेना एमपी संजय रावत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है। इसी दौरान इतवार यानी 31 जुलाई की शाम 4 बजे खबर आई कि रावत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में ले लिया है। रावत घर से निकले तो भगवा दुपट्टा लहराया और अपने हामियों को विक्ट्री साइन दिखाई। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब उनके वकील विक्रांत सबने ने दावा किया कि रावत को जांच एजेंसी ने हिरासत में नहीं लिया। सबने ने कहा कि ईडी ने इतवार की सुबह संजय रावत को नया समन दिया है। रावत बयान दर्ज कराने ईडी के दफ्तर गए हैं। उन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हिरासत में लिया गया। ईडी ने जायदाद के कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, लेकिन उन्हें पात्रा चौल घोटाले से मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं मिला। इधर जराये ने बताया कि इतवार की रोज संजय रावत के घर की तलाशी के दौरान ईडी को 11.5 लाख रुपए नकद मिले। रावत या उनके अफराद खानदान के लोग इस रकम का सोर्स नहीं बता सके हैं। ईडी ने इस रिकवरी को अपने जांच में दर्ज कर लिया है। पात्रा चौल घोटाला 1043 करोड़ रुपए का है। रावत इस केस में मुलजिम है। महाराष्ट्र में उद्धव हुकूमत गिरने के ठीक 31 दिन बाद यानी इतवार के रोज जब रावत ईडी दफ्तर के लिए निकले तो उनके तेवर देखने लायक थे। रावत घर से निकले तो भगवा दुपट्टा लहराते नजर आए। रवाना हुए तो लग्जरी एसयूवी की छत से विक्ट्री साइन दिखाया। इतना ही नहीं, अपने हामियों की नारेबाजी पर मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ वो हवा में लहराते रहे। वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले में हफ्ते के रोज कांग्रेस के 3 एमएलए को 48 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया था। हावड़ा पुलिस ने मामले में तीनों एमएलए समेत एसयूवी के ड्राइवर और एक उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया। हावड़ा के एसपी स्वाति भंगालिया ने बताया कि पांचों को आज कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उधर झारखंड कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के कायद आलमगीर आलम ने बताया कि तीनों कांग्रेसी एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया है। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगड़ी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के बेमो एमएलए अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल सिंह ने इतवार को सुबह 11 बजे रियासती सदर राजेश ठाकुर के साथ अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जयमंगल ने इल्जाम लगाया कि तीनों एमएलए कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से होनी थी। इन्हें हुकूमत गिराने के बाद 10 करोड़ रुपए और वजारत का ओहदा देने का ऑफर दिया गया था। हालांकि शर्मा ने इन इल्जामात से इनकार करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में 22 साल रहा, कई टॉप कायदीन से बातचीत होती रहती है। हालांकि पार्टी ने पहले बयान दिया था कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बेनकाब हो गया है। झारखंड में बीजेपी ऑपोजिशन में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है। उसने कांग्रेस की ताईद से हुकूमत बनाई है।
उधर उन दोनों एमएलए में से एक के करीबी ने कहा कि 40-50 लाख रुपए में सरकार नहीं गिराई जा सकती। जिस तरीके से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चुनकर आई हुई सरकारों को अबदस्त अस्थिर करने का खुला नंगा नाच चल रहा है, यह विशेष रूप से आश्चर्य होता है मुझे कि इस लोकतंत्र में संविधान के रहते हुए आखिर हिम्मत कैसे होती है इन सत्ता पर बैठे हुए उन हुक्मरानों की, जो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी परंपराओं के और संविधान के रक्षा का शपथ लेने के बावजूद अपने आप को जो देश का एक प्रेरणा स्रोत प्रोजेक्ट करते हैं, साफ सुथरे पहनकर, कपड़े पहनकर अपने स्वयं के चरित्र का बखान करते हैं, एक स्वच्छ राजनीति का रोज वक्तव्य और भाषण देते हैं, वो आज आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में जहां पर बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें हैं, किस प्रकार से ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन्हें अस्थिर कर रहे हैं, उन्हें अबदस्त कर रहे हैं। जिस तरीके से इसको ना ऑपरेशन लोटस कहना बंद कर दीजिए, ये ऑपरेशन कीचड़ है, ये कमल नहीं है। तो इसका नाम आज संडे को बदल दीजिए, आप मीडिया में इसका नाम ऑपरेशन कीचड़ बोला कीजिए। इसको ना ऑपरेशन लोटस कहना बंद कर दीजिए, ये ऑपरेशन कीचड़ है, ये कमल नहीं है। तो इसका नाम आज संडे को बदल दीजिए, आप मीडिया में इसका नाम ऑपरेशन कीचड़ बोला कीजिए। इसको ना ऑपरेशन लोटस कहना बंद कर दीजिए, ये ऑपरेशन कीचड़ है, ये कमल नहीं है। मन की बात के 91वें एपिसोड को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास बताया क्योंकि भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक सब लोग अपने अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक
मुल्क की सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। ये कहना है पार्टी के सदर जेपी नड्डा का। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइडियोलॉजी पर चलते रहें तो मुल्क से सभी इलाकाई पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नड्डा बिहार बीजेपी के 16 जिले दफातर के इफ्तिताह करने के लिए पटना पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के 7 जिलों में दफातर का फाउंडेशन भी रखा। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में लड़ने वाली कोई कौमी पार्टी नहीं बची है। हमारी असली लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से है। उन्होंने अपने कारकुनों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लोग लगे हुए हैं। जब 2014 में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो एक दिन 11 अशोक रोड पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के लिए आए। पार्टी के कार्यालय का रेनोवेशन हुआ था। उन्होंने रेनोवेशन को देखा। देखने के बाद उन्होंने पूछा कि ये है तो सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने एक कल्पना हम सबको दी। मैं उस समय महामंत्री होता, अमित भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। तो उन्होंने कल्पना दी कि क्या हम अब इतनी बड़ी पार्टी बने, क्या हम अपना कार्यालय नहीं रख सकते? क्या हमको हर एक जिले में और हर एक प्रदेश में अपना कार्यालय नहीं होना चाहिए? ये उन्होंने हम लोगों को कल्पना दी। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी ने इस कल्पना को साकार करने का प्रयास किया। और मुझे याद है कि लगभग 724 जिले हमने ऐसे इंगित किए जहां हमको कार्यालय बनाना है। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 215 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं और 512 कार्यालयों पर काम चल पड़ा। कुछ कार्यालयों के लिए जमीन की रजिस्ट्री रह गई। और आज मुझे यहां बिहार में आकर के 16 कार्यालयों का, पिछली बार में आया था तो शायद 10 कार्यालयों का, 11 कार्यालयों का मैंने उद्घाटन किया था। आज मैं 16 कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं और 7 कार्यालयों का शिलान्यास कर रहा हूं। ये बहुत ही हम सबके लिए संतोष का विषय है कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टी को सुसज्जित करते हुए, कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम कैसे काम में जुटे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासतों को मंशियात की लानत से निपटने के लिए मरकज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में मंशियात का मसला काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने मंशियात की लानत से निपटने में सरहदी रियासत को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। कल चंडीगढ़ में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के बारे में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज मंशियात से निपटने में पंजाब के साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार है और उसके साथ मिलकर काम करने को भी तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से किया गया था। जो समुद्री माल से तस्करी रोकना एक बहुत महत्वपूर्ण। भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग विगत एक साल में वैल्यू की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से जितना भी ड्रग पकड़ा गया, इसका 81% ड्रग समुद्री मार्ग से पकड़ा गया है। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि एक रास्ता हम बंद करते और आश्वस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो समुद्री मार्ग से तस्करी, जैसे 5 राज्यों के यहाँ ये समस्या नहीं है और राज्यों के, मैं इसलिए इसको इंगित करना चाहता हूं कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के चौराहे पर हमारी समुद्री सीमा से न लंका जाने देना है, न पूर्व के देशों जाना, न भारत में आना। मैं फिर से एक बार कह रहा था, भारत की सरजमीन न ड्रग बनाने देगी, न ड्रग को आने देगी, न ड्रग को यहां से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में जीरो
टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत की लड़ाई है। और इस स्पिरिट के साथ हम इस समस्या का समाधान कर सकते। जो समुद्री मार्ग से तस्करी रोकना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मरकजी वज़ीर मौसलात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अक्टूबर 2022 से टेलीकॉम की 5G सर्विसेज भारत में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में माफ़ कीजिएगा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द ये स्पेक्ट्रम मुख्तस करेगी, जिसके नतीजे में अक्टूबर में यह खिदमत शुरू की जाएगी। वैष्णव सरमाकारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। There is no upfront payment. You can pay over a period of 20 years. So that reduces the cash flow stress significantly, right? So those kind of things have been done, and that has resulted in the great response to the auction. It is still going on. I hope it crosses 1,50,000 crore. Will it cross 150? Yes, it's already crossed. Already crossed? Okay, great. Give a big round of applause for the telecom industry. Very good. All these things we did in the last, when Prime Minister gave us the target. Since then, there is a positivity in the industry, there is a change in the mindset, and that's why we thought that let's meet the investor community today. Substantial amount of funds, at least 500 crore rupees per annum will be the support for developing products all across value chain. Be ready for this kind of growth phase, and be ready for making your investments in sync with these good investments which are globally known to be winners. There is no upfront payment. You can pay over a period of 20 years. So that reduces the cash flow stress significantly, right? So those kind of things have been done, and that has resulted in the great response to the auction. It is still going on. I hope it crosses 1,50,000 crore. Will it cross 150? Yes, it's already crossed. Already crossed? Okay, great. Give a big round of applause for the telecom industry. Very good. All these things we did in the last, when Prime Minister. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर और मारूफ माहिर इख्तिसादियात रघुराम राजन ने अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश के खिलाफ मुल्क को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोई भी कोशिश मुल्क को तकसीम करेगी और अंदरूनी नाराजगी का बाइस बनेगी। रघुराम राजन ने कहा कि अक्सरियती आमरीत का मुकाबला किया जाना चाहिए। रघुराम राजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुनक़िदा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि हमारा मुस्तकबिल हमारी लिबरल जमहूरियत और उसके इदारों को मजबूत करने में है, उन्हें कमज़ोर करने में नहीं। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमें अक्सरियती आमरीत का सामना करना चाहिए और उसे शिकस्त देना चाहिए। What worked for us in those 2 decades after liberalization, when we grew so wonderfully, I would say at least 3 things. First, we enabled our people with capabilities and empowered them to seek out better futures. We trusted our people. Second, we freed up their access to opportunities. And third, we governed with a dynamic and sensitive touch, with an openness to criticism and a willingness to learn and correct course. Think, for example, about the things that went right in the decade of the 1990s and the 2000s. What few people realize is that we simply did not just tear down the license permit Raj in those years. Between 1990 and 2010, we nearly doubled the years of schooling in our population, from 3.6 years on average to 6.6 years. And since then, we've made some progress, more so amongst men than amongst women. Of course, the steady liberalization of tariffs and regulations did make it easier for businesses to grow, and it allowed our better educated workers to get good jobs. Infrastructure investment helped,
Prime Minister Vajpayee's Golden Quadrilateral Highway building program opened up India. And further, the UP's Gram Sadak Yojana and many such yojanas, including in Chhattisgarh, opened and connected India. And as many of you know, once you have a paved road connecting a village to the rest of India, it does wonders for the village economy. Overnight, you see dairy and poultry farming taking off because milk, eggs, and chicken can be transported to markets. Shops start stocking the latest goods. You see phones coming about, you see SIM cards. You essentially see commerce taking over the village. Development occurs before your eyes as people take charge. Our citizens' control over government was further strengthened by the implementation of Panchayati Raj and the UPA's Right to Information Act. And importantly, government tried to reduce the extent to which the economy was controlled from on top. Instead, it tried to energize people from the bottom. We moved to letting the energy of the people and competition between businesses decide rather than deciding from on top which industries and industrialists. लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है। खत में उन्होंने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से गैर मशरूत माफी मांगने को कहा। खत में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने लोकसभा में सदर द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते वक्त महामहिम यानी काबिल एहतराम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि स्मृति ईरानी ने जुमेरात को ऐवान में बार बार द्रौपदी मुर्मू लफ्ज का इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर ने उनके नाम के साथ महामहिम यानी काबिल एहतराम का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि वो आला आईनी ओहदे पर फाइज हैं। खत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदर के बारे में बात करते हुए उनकी जबान फिसल गई, ऐसे में उनके मुंह से राष्ट्रपत्नी लफ्ज निकल गया था। उन्होंने कहा कि सदर द्रौपदी मुर्मू का नाम इस पूरे तनाज़े में घसीटा गया। उन्होंने कहा कि उनसे ये गलती इसलिए सरजद हुई क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने इससे कबल जुमे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक और अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उन तमाम बातों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा देना चाहिए जो राष्ट्रपत्नी वाले उनके रिमार्क्स को लेकर ऐवान में हंगामे के दौरान हुक्मरान पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी के हवाले से की गई हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के बयान का वो हिस्सा भी हटा दिया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते हुए मुबैना तौर पर उनके नाम के साथ काबिल एहतराम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। करोड़ों रुपयों के मगरबी बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन भर्ती में बेजाब्तगियों की जांच कर रहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक खातों से 8 करोड़ रुपए के लेन देन का इंकशाफ किया। मरकजी एजेंसी ने उन खातों को मुंजमद कर दिया। ईडी के जराये ने कहा कि अब वो उन बैंक खातों में दो तरफा रकूमात के लेन देन की निशानदही करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वो जरिया जहां से इन खातों में इतनी बड़ी रकम मुंतकिल की गई और दूसरा चैनल जहां इस तरह की रकम को तयशुदा वक्त में मुंतकिल किया गया। एजेंसी के एक अफसर ने कहा कि 3 अगस्त तक अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चैटर्जी की हिरासत के इस मरहले के बकिया दिनों में हम इस मौजू पर उनसे पूरी तरह पूछताछ करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो उन खातों को फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाएगा। ताहम इतवार की दोपहर में जब चैटर्जी को कोलकाता के जुनूबी इलाके जोका में ईएसआई अस्पताल ले जाया गया, साबिक वजीर ने दावा किया कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। ताहम जब उनसे पूछा गया कि बरामद की गई भारी रकम और सोने का असली मालिक कौन है तो उन्होंने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। चीन की लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जमीन से टकरा गया। रॉकेट जमीन से एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जल गया, लेकिन 30 से 31 जुलाई के दरमियानी रात रॉकेट के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे। 25 टन का ये रॉकेट 24 जुलाई को चीन के अधूरे तियांगेंग स्पेस स्टेशन को पूरा करने के लिए मॉड्यूल को लेकर निकला था। इसके लॉन्च होने के बाद से साइंटिस्ट को तशवीश थी कि रॉकेट स्पेस से जमीन पर गिर सकता है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लॉन्ग मार्च 5B-CZ-5B जमीन के एटमॉस्फेयर में री एंटर हुआ है। इसका मतलब इंडियन ओशन के पास वो गिरा है। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। जैसे ही रॉकेट का मलबा गिरते हुए दिखा, लोगों ने इसके वीडियो बनाए और शेयर किया। यूजर्स ने इसे बिल्कुल मीटियोराइट्स की तरह बताया। लोगों ने कहा कि आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी,
आसमान पूरी तरह से रेड, ब्लू और येलो लाइट से भर गया था। एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लैक कैनवस को किसी ने रंगों से भर दिया हो। अगर आप सभी आज जिंदा हैं तो वो नरेंद्र मोदी की देन है, ये कहना है बिहार के वजीर राम सूरत राय का। राम सूरत राय अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछली बार अपने डिपार्टमेंट में तबादलों को लेकर हुकूमत से सीधे वो टकराए थे। राय अपने इलाके के 2 दिनों के स्टे के दौरान लोगों को मुखातिब कर रहे थे। दरअसल वो कोरोना की फ्री वैक्सीन की बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप लोग जिंदा हैं तो वो मुल्क के वजीर आजम की देन है। विकास करते हैं 2-3 सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण। फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से कोई ऐसा 1 साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। मेरे परिवार के अंदर भी मेरे बहनों भी मरे थे। सब विकास करते हैं 2-3 सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण। फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं। इंडिया और पाकिस्तान की वुमेन्स टीमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के T20 मुकाबले में बर्मिंघम में आमने सामने थी। ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंडिया की शानदार गेंदबाजी के आगे पूरी टीम सिर्फ 99 रन पर ढेर हो गई। इंडिया को जीत के लिए 100 रन का टारगेट मिला था। इंडियन टीम ने इस निशाने को 2 विकेट पर हासिल कर लिया और 8 विकेट से मैच में जीत हासिल कर ली। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद बारिश हुई और सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। बहुत से लोगों को होटलों का सहारा लेना पड़ा। बारिश ने मुत्तहदा अरब अमारात के मशरकी हिस्से में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। घरों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियां बह गई। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम में इस अचानक तब्दीली की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात के महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया था। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली तस्वीरें और वीडियोस में एक दिन की बारिश के बाद हाईवे पर गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। एक वीडियो में इमदादी कारकुन सैलाबज़दा इलाकों में फंसे लोगों को बचाते हुए नजर आए। अल अरबिया इंग्लिश ने इतला दी है कि मुत्तहदा अरब इमारात के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 20 से ज़्यादा होटलों से राब्ते में है, जहां सैलाब से बेघर होने वाले 1885 से ज़्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के महकमे मौसमियात ने कहा कि मुल्क में बारिशों ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।